हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में सीटेट पेपर नंबर 2 से रिलेटेड एसएसटी सब्जेक्ट की पेडागोगी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में 50 पीवाईक्यूज रहेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज फॉर्म में हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है ऑनलाइन स्टडी विद सरोज, जो कि आपका अपना चैनल है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लाइक जरूर कर दें क्लास को, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करें। क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए। केवल तथ्य को याद करवाना बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तथ्य को बिल्कुल भी याद नहीं करवाना है। आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित करना ये हो सकता है, ठीक है। बच्चों में एक क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को विकसित करना, उसका डेवलपमेंट करना, ये जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। केवल परीक्षा की तैयारी करना ये भी गलत हो जाएगा, और पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वैसे आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप खुद को एनालाइज जरूर करें क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो प्लीज खुद से आंसर करें, और आप एंड में मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपका टोटल स्कोर जो था वो कितना रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो चर्चा जो है, जो एक डिस्कशन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट है वो क्या रहता है सोशल साइंस की क्लास में। इसी तरह के पेडागोगी के क्वेश्चन जो है वो एसएसटी में पूछे जाते हैं। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और समझकर, कॉन्सेप्ट को समझकर जो है वो आंसर आपने करना है, ठीक है। तो चर्चा जो है, डिस्कशन जो है, उसका बेनिफिट क्या होगा, विद्यार्थियों को चुप रखवाना, ठीक है। अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर चुप क्यों रहेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। केवल समय बचाना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के अवसर देना, ये जो है ये हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों को अवसर देना जो है वो चर्चा मेथड का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लाभ हो जाएगा। केवल शिक्षक का कार्य कम करना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास पढ़ाते समय, अब हिस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान नहीं लिखा है, इतिहास लिखा है, ठीक है। जो सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है हिस्ट्री, उसको लिखा है। तो इतिहास को पढ़ाते समय जो है वो प्राथमिक स्रोतों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो प्राइमरी हमारे सोर्स हैं उनका प्रयोग जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए। साक्ष्य के आधार पर सोचने के लिए, केवल पाठ को जल्दी पूरा करने के लिए, या फिर केवल तिथियां रटाने के लिए, या केवल गृह कार्य देने के लिए। तो क्यों किया जाता है। जो प्राथमिक स्रोत है उनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साक्ष्य के आधार पर सोचने के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो साक्ष्य के आधार पर, एक प्रमाण के आधार पर, एविडेंस के आधार पर सोचने पर मजबूर हो जाएं, इसलिए जो है वो उनके लिए प्राथमिक सोर्स का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र, जो मैप है उसका उपयोग मुख्यतः किस कौशल, कौशल यानी कि स्किल, ठीक है, कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा स्किल जो है वो डेवलप होता है मानचित्र के उपयोग से, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक समझ, ठीक है। जो एक स्थानिक समझ है, जो बच्चे का जो एक प्लेसेस को लेकर नॉलेज है, वो बच्चे का बहुत ज्यादा डेवलप होता है मानचित्र के। यानी कि बच्चा समझ जाता है कि कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर कौन सी जगह है, भारत कहाँ पर लोकेटेड है पूरे मैप में, ठीक है। फिर भारत में कौन कौन सी जगह हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी जगहें हैं, दक्षिण भारत में कौन सी जगह हैं। मतलब कि स्थानिक समझ जो है वो बच्चे की मानचित्र के उपयोग से ही जो है वो विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्याएं मिलने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्याएं मिलने पर जो है वो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को साक्ष्यों के आधार पर तुलना कराना, ठीक है। जो साक्ष्य हैं उनको, उनके आधार पर तुलना करवाना जो है वो शिक्षक को करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का कार्य हो जाएगा। अगर अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्याएं मिलती हैं तो फिर शिक्षक को जो है वो साक्ष्य के आधार पर तुलना करवानी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बहुदृष्टिकोण। ठीक है, बहुदृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? तो बहुदृष्टिकोण यानी कि बहुत तरह से देखने का दृष्टिकोण है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये एक घटना को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना। ठीक है, मान लो कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ तो अगर बच्चे को आपने एक प्रॉब्लम दे दी तो बच्चा जो है वो उस प्रॉब्लम को बहुत तरह से देखेगा। अच्छा, एक छोटा-सा एक और अच्छा-सा उदाहरण देती हूँ आपको समझाने के लिए मैं। मान लो कि ये आपका क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है, ठीक है? ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड में आप क्या करते हो? गोला बनाते हो एक ऐसा और बीच में आप उसके एक छोटा-सा डॉट जो है वो लगा देते हो। अब आप अगर 6 बच्चों को खड़ा करके पूछोगे कि ये क्या है, तो हर बच्चे का जो जवाब है वो अलग-अलग होगा। हर बच्चे का आंसर जो है वो अलग होगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये गोला है, बीच में डॉट है, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये एक डॉट है, कुछ बच्चे कहेंगे ये डिज़ाइन है। मतलब हर बच्चे का अपना दृष्टिकोण होगा। तो एक ही चीज़ को हर किसी ने अलग-अलग तरीके से देखा, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है बहुदृष्टिकोण। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसको क्या कहा जाता है? उसको बहुदृष्टिकोण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वस्तु को बहुत सारे तरीकों से देखना या एक ही समस्या के बहुत सारे समाधान देना, वो कहा जाता है बहुदृष्टिकोण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कि रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को किस रूप में देखा जाता है? अगर रचनावादी दृष्टिकोण है, क्रिएटिव एक तरह से दृष्टिकोण है, तो उसमें विद्यार्थी को किस रूप में देखा जाता है? क्या वो निष्क्रिय श्रोता होगा, केवल शिक्षार्थी होगा, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होगा या फिर केवल अनुयायी होगा? अगर रचनावादी की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो फिर बच्चा जो है वो ज्ञान का सक्रिय निर्माता जो है वो होता है। ठीक है, ज्ञान का एक सक्रिय निर्माता जो है वो फिर बच्चा जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट जो वर्क है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? उसका मेन ऑब्जेक्ट है केवल नोटबुक भरना, अन्वेषण और वास्तविक जीवन से सीखना या केवल अंक देना या केवल पाठ याद करना। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है अन्वेषण और वास्तविक जीवन से सीखना। ठीक है, अगर आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हो तो बच्चा जो है वो फिर उस वर्क को स्वयं करता है, वो स्वयं करके सीखता है। तो फिर वो वास्तविक जीवन से सीखता है, वो जो है उस चीज़ का अन्वेषण करता है, एनालाइज़ करता है उस चीज़ को, फिर बच्चा जो है वो बहुत जल्दी सीखता है। तो परियोजना वर्क का जो प्रोजेक्ट मेथड है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, यही है कि बच्चे को वास्तविक जीवन से सीखने पर मतलब बाध्य करना, ठीक है? मतलब कि सीखने पर वो सीखे उस चीज़ को अपने जीवन से, ठीक है? नेक्स्ट आता है विवादास्पद। जो विवादास्पद सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर चर्चा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो विवादास्पद जो मुद्दे हैं, विवादास्पद कैसे मुद्दे होते हैं जिन पर विवाद हो, ठीक है? ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल क्लियरली ना सामने आ रहे हों, विवाद हो जिनके ऊपर सभी का अलग-अलग दृष्टिकोण हो, ठीक है? तो वो क्या अपना विचार थोप सकते हैं फिर शिक्षक, ठीक है? या चर्चा को रोक देना, केवल एक शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को बोलने देना या फिर तथ्यों व विभिन्न दृष्टिकोणों पर निष्पक्ष चर्चा करवाना, ठीक है? तो ये जो है वो सही हो जाएगा। अगर विवाद वाला कोई मुद्दा मतलब है आप क्लासरूम में ही मान लो कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर विवाद हो जाता है, हर किसी का अपना दृष्टिकोण होता है, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को तथ्य यानी कि फैक्ट्स को लेकर जो है वो विभिन्न दृष्टिकोणों का निष्पक्ष जो है वो चर्चा करवानी चाहिए, ठीक है? एक तरह से निष्पक्ष चर्चा जो है वो करवानी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो स्थानीय परिवेश है उसका उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? जो स्थानीय परिवेश जो है उसका उपयोग जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अवधारणाओं को अनुभव से जोड़ने के लिए या मनोरंजन के लिए, पाठ छोटा करने के लिए या उपस्थिति बढ़ाने के लिए। तो अवधारणाओं को अनुभव से जोड़ने के लिए जो है वो स्थानीय परिवेश का जो है वो उपयोग महत्वपूर्ण है, ठीक है? अवधारणाओं को जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करने के लिए जो है वो स्थानीय परिवेश का उपयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एक अच्छा सामाजिक विज्ञान प्रश्न कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो है वो कैसा होना चाहिए? केवल हाँ या नहीं वाला, सोचने, तर्क और प्रमाण के अवसर देने वाला या तथ्य रटने वाला, बहुत अस्पष्ट। तो ये तीनों तो नेगेटिव टर्म हो जाएँगे। केवल बी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि
जो एक अच्छा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है वो ये होना चाहिए जो सोचने पर मजबूर कर दे, तर्क वाला हो, प्रमाण के अवसर प्रदान करने वाला हो, ठीक है? ये एक अच्छा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट आता है मानचित्र। मानचित्र पढ़ने में कठिनाई होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लो कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो मैप को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको परेशानी आ रही है, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को क्या दंड देना चाहिए? पनिश करना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं। गतिविधि से बाहर कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नेगेटिव टर्म आ जाएगी। प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाना, ठीक है? एक तरह से अगर बच्चे को मैप समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो मैप होता है, टीचर अगर हैं आप, तो आपने मैप को बहुत अच्छे से समझाना है कि यहाँ पर जो है वो नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। मतलब कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपने पहले डायरेक्शंस बच्चे को समझानी है, फिर डायरेक्शंस के बाद आपने छोटी-छोटी और चीज़ें बच्चों को समझानी है। तो एक चरणबद्ध तरीके से जो है वो बच्चे को समझाना है, उस प्रोग्रेस का हिस्सा, उस प्रोसेस का हिस्सा जो है वो बच्चे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बच्चे को समझाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने उसको पनिश ही कर देना है, बच्चे को मैप जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को उसको पनिश कर रहे हो या फिर उस जो एक्टिविटी हो रही है उससे आप बाहर निकाल दे रहे हो बच्चे को, बिल्कुल गलत। तो ये तो नेगेटिव टर्म्स हो जाएँगी। आपने क्या करना है, बच्चे को इस प्रोसेस में अगर भाग दिलवाना है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को चरणबद्ध तरीके से जो है वो सारी नॉलेज जो है वो प्रदान करनी है, ठीक है? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत आधारित शिक्षण किस कौशल को बढ़ाता है? तो स्रोत आधारित जो शिक्षण है, वो किस कौशल को बढ़ाता है? अगर सोर्स बेस्ड शिक्षण की टीचिंग की बात करें तो वो बढ़ाता है हमारे साक्ष्य विश्लेषण को, ठीक है? कौन से? साक्ष्य विश्लेषण को। नेक्स्ट आता है नागरिक शास्त्र शिक्षण में का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो सिविक्स हम पढ़ते हैं, उसका जो शिक्षण है, उसकी जो टीचिंग है वो उसमें क्या उसका क्या ऑब्जेक्ट है? तो केवल धारणाएँ रटना बिल्कुल भी नहीं, रटना तो वैसे भी जो है वो नेगेटिव टर्म है, ठीक है? लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक ज़िम्मेदारियों को समझना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल चुनावी तिथियों को याद करना गलत है, नेताओं के नाम याद करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों की जिम्मेदारी को समझ जो है वो नागरिक शास्त्र के शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अर्थशास्त्र में दैनिक जीवन के उदाहरण क्यों उपयोगी होते हैं? तो क्यों उपयोगी होते हैं दैनिक जीवन के उदाहरण? क्योंकि अवधारणाओं को जीवन से जोड़ने के लिए, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जीवन से जोड़ने के लिए जो है वो दैनिक जीवन के उदाहरण इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो ये सीडीपी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है एसएसटी पेडागोगी में। तो जो स्कैफोल्डिंग है उसका अर्थ क्या होता है? आवश्यक सहारा देकर धीरे-धीरे स्वतंत्र बनाना। यानी कि अगर बच्चा किसी काम को करने में सक्षम हो रहा है, तो उसको आपने बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी मदद देकर एकदम से परफेक्ट बच्चा जो जब हो जाए, तो उसको फिर मदद देना बंद कर देना है, ठीक है? तो आवश्यक सहारा देना है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को डिपेंड ही कर लेना है कि आपने मेरे ही भरोसे चलना है, ठीक है? अगर बच्चा उस काम को स्वयं कर रहा है, तो आपने सिर्फ़ उसके ऊपर नज़र रखनी है, उसको आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे बच्चों को सिर्फ थोड़ा-सा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपने सहारा देना है और फिर बच्चे को स्वतंत्र बनने तक आपने थोड़ा-थोड़ा सहारा देना है। फिर बच्चा जब इंडिपेंडेंट होकर उस काम को करने लगेगा, तो फिर आपने सहारा देना बंद कर देना है, ठीक है? तो वो होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की विशेषता क्या होती है? समावेशी आपको पता है इंक्लूसिव की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव कोई भी हम बात करते हैं इंक्लूसिव की तो इंक्लूसिव जो है वो उसमें हर बच्चा जो है चाहे वो फिर किसी भी तरह का बच्चा हो, ठीक है? पढ़ने में अक्षम हो, ठीक है? किसी भी तरह की उसमें डिसेबिलिटी हो, चाहे फिर बच्चा जो है वो दिव्यांग हो, बच्चा किसी भी तरह का हो, हर बच्चे को एक ही कक्षा में एक ही साथ जो है वो शिक्षा देना समावेशी शिक्षा जो है वो कहलाता है। तो अब यहाँ पर बात करें कि सामाजिक विज्ञान कक्षा की विशेषता क्या होती है? समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसका केवल अब यहाँ पर केवल लग गया वो तो नेगेटिव टर्म हो गई, ठीक है? वो तो आप मान के चलो कि वो तो नेगेटिव टर्म है, वो हमारा आंसर सही नहीं हो सकता है। केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है। सभी के लिए एक कठोर तरीका ये भी गलत है क्योंकि कठोर तरीका है सभी विद्यार्थियों की भागीदारी के अवसर। ये हमारी जो है वो पॉजिटिव टर्म है कि सभी विद्यार्थियों की समान भागीदारी जो है एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है
जो इक्वल एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बच्चे की, सभी बच्चों की होनी चाहिए, ठीक है। कमजोर विद्यार्थियों को अलग करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा जो है वो किसी भी तरह का है, बच्चे हर बच्चे को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों की भागीदारी के अवसर देना जो है वो समावेशी सामाजिक विज्ञान के कक्षा में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, यानी कि इवैल्यूएशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो इवैल्यूएशन जो है वो सीखने में सुधार के लिए जानकारी पाना जो है वो इवैल्यूएशन का उद्देश्य है, ठीक है। सीखने में सुधार के लिए जो है वो जानकारी पाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है। फॉर्मेटिव यानी कि एफए, ठीक है, एफए इसको कहा जाता है। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है साथ साथ में, ठीक है। जो सीखने की प्रक्रिया है उसके दौरान ही जब किसी असेसमेंट को लिया जाता है तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो है उस असेसमेंट से क्या पता चलता है। पोर्टफोलियो जो असेसमेंट है उससे समय के साथ विद्यार्थी की प्रगति का पता जो है वो चल जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थी में, स्टूडेंट में क्या क्या जो प्रोग्रेस है वो हुई है, तो इस चीज का पता जो है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल प्ले का मुख्य लाभ क्या है। रोल प्ले जो है भूमिका निर्वहन, ठीक है, उसका मुख्य लाभ और उसका मेन जो बेनिफिट है वो क्या होगा। केवल मनोरंजन करना बिल्कुल गलत, केवल पाठ याद करना बिल्कुल गलत, केवल अनुशासन ये भी गलत होगा। तो विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं एवं दृष्टिकोणों का अनुभव जो है वो देना जो है वो रोल प्ले का मुख्य लाभ होगा। विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं एवं दृष्टिकोणों का अनुभव करना। आपने देखा होगा कि स्कूल्स वगैरह में जैसे जब नाटक होते हैं तो कुछ बच्चे जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो कुछ जैसे आप मान लो कि एक कहानी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, ऐसे जैसे जब होता है तो उसको फिर बच्चे जो हैं वो भूमिकाओं का मतलब अनुभव करते हैं, उनके दृष्टिकोणों को समझते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति सोचता होगा या इस व्यक्ति की सोच ऐसी होती होगी। तो फिर बच्चा जो है वो उसी से बहुत बड़ा ये लाभ बच्चे के लिए होता है। चर्चा के दौरान जो डिस्कशन है उसके दौरान जो है शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या है। तो सिर्फ जो शिक्षक है उसका बहुत मेन रोल वहां पर क्या होता है, सुविधादाता या केवल विख्याताता, परीक्षक, केवल निरीक्षक। तो सुविधादाता, फैसिलिटेटर मैंने आपको कहा है एनसीएफ 2005 में भी टीचर को फैसिलिटेटर का ही कहा गया है, सुविधा प्रदाता ही कहा गया है, सुविधादाता ही कहा गया है, ठीक है। परामर्शदाता और सुविधादाता, फैसिलिटेटर जो है वो टीचर को कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के कथन पर प्रश्न उठाए तो, अगर विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के कथन पर प्रश्न उठाए तो फिर प्रमाण खोजने व आलोचनात्मक जांच के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लो कि एक बुक है उसमें किसी चीज का जो आंसर है वो गलत प्रिंट हो गया है, फिर बच्चा जो है वो उस चीज को पढ़ता है, उसको लगता है कि ये चीज गलत है। तो फिर बच्चे को आपने उस टाइम पर डांटना नहीं, अगर आप एज ए टीचर हो तो आपने उस टाइम पे बच्चे को डांटना नहीं है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के कथन पर शक कर रहा है, ये तो पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, ये तो किताब में लिखा गया है, ये कैसे गलत हो सकता है। आपने उस चीज का प्रमाण खोजने और आलोचनात्मक जांच करने के लिए बच्चे को जो है वो प्रोत्साहित करना है उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है। तो निष्पक्षता जो है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। निष्पक्षता का अर्थ होता है विभिन्न पक्षों को प्रमाण के आधार पर समझना, ठीक है, विभिन्न पक्षों को प्रमाण के आधार पर समझना, ठीक है। इतिहास में कालक्रम समझाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है। तो अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर कालक्रम समझना है तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी जो है वो उपयोगी होती है। तो क्या टाइमलाइन बनाना, ठीक है, केवल शब्दार्थ लिखना, केवल पाठ पढ़ना, केवल चित्र रंगना। तो ये होगा टाइम लाइन बनाना, ठीक है। उसके लिए जो है वो कालक्रम की गतिविधि को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भूगोल में फील्ड स्टडी का मुख्य लाभ क्या होता है। तो फील्ड स्टडी यानी कि क्षेत्रीय जो शिक्षा है उसका क्या लाभ हो जाता है। तो उसका लाभ हो जाता है कि वास्तविक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन जो है वो हो जाता है, ठीक है। हम बच्चे को स्थल मंडल पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को जल मंडल पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे को फील्ड ट्रिप करवा के इन चीजों को बता देते हैं तो फिर बच्चे का जो है वो वास्तविक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन जो है वो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरकार सहकारी अधिगम, ठीक है।
कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है विद्यार्थियों का समूह में मिलकर सीखना। ठीक है, विद्यार्थियों का समूह में मिलकर सीखना जो है वो फिर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है कहलाती है। नेक्स्ट आता है समूह कार्य में कुछ विद्यार्थी भाग ना लें तो, अगर समूह कार्य है उसमें फिर कुछ विद्यार्थी जो है वो भाग नहीं ले तो फिर क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पर जो है वो भूमिकाएं स्पष्ट करके सभी को अवसर जो है वो देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनुअल फंक्शन है उसमें किस केवल कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही लिया जाता है और बाकी बच्चे जो है उनको छोड़ दिया जाता है। तो आपने क्या करना है, सभी को भूमिकाएं अलग अलग देनी है और सभी के जो भागीदारी है वो उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, सभी को अवसर जो है वो देने हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट मैप। अवधारणात्मक मानचित्र जो है उसका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो अवधारणात्मक मानचित्र का उपयोग किया जाता है अवधारणाओं के बीच स्पष्ट संबंध स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, अवधारणाओं के बीच जो है कॉन्सेप्ट के बीच में जो है वो संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट मैप का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तक को शिक्षक को कैसे उपयोग करना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक जो है उसको शिक्षक को कैसे उपयोग करना चाहिए, तो उसको अन्य स्रोतों के साथ एक संसाधन के रूप में जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अन्य स्रोतों के साथ एक संसाधन के रूप में जो है वो प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है समाचार पत्र सामाजिक विज्ञान में किस लिए उपयोगी है, तो समाचार पत्र जो है वो सामाजिक विज्ञान में किस लिए उपयोगी है, एक न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं तो फिर वो एसएसटी की रीडिंग या एसएसटी के शिक्षण के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि उस टाइम पर समसामयिक जो तत्कालिक या समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको अवधारणाओं से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज़पेपर रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने वाला प्रश्न कौन सा है, तो यहाँ पर चार प्रश्न दिए गए हैं, तो आलोचना जिससे बढ़ती है वो कौन सा प्रश्न है, वो ये है, और ये प्रश्न जो है वो बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं सीटेट का एग्जाम देने गई थी तब भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 2-3 पूछे गए थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रश्न आपको लगता है कि आलोचना बच्चे में बढ़ा सकता है, आलोचनात्मक चिंतन करने पर बच्चे को मजबूर कर सकता है, तो वो प्रश्न है इसके क्या कारण हो सकते हैं, प्रमाण सहित समझाइए। ठीक है, ये आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाने वाला प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह रूप पूर्ण कथन पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को जो है वो प्रमाण व विभिन्न दृष्टिकोणों को सोचने पर के अवसर जो है वो देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिंग संवेदनशील शिक्षण क्या अर्थ क्या होता है, तो लिंग संवेदनशील शिक्षण का जो अर्थ है वो क्या होगा, वो होगा कि सभी लिंगों को समान अवसर और सम्मान देना। ठीक है, सभी लिंगों को, ठीक है, चाहे वो किसी भी लिंग के, चाहे वो लड़का है लड़की है, ठीक है, तो सभी लिंगों को जो है वो समान सम्मान देना और उनके अवसर भी समान रूप से देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मौखिक इतिहास किसके अनुभव के सामने ला सकता है, तो मौखिक इतिहास जो है किसके अनुभव को सामने ला सकता है, तो वो ला सकता है स्थानीय समुदाय और सामान्य लोगों के अनुभवों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो किस पर बल बल देती है, तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो किस चीज पर बल देती है, वो देती है वास्तविक समस्या पर जांच और समाधान पर बल। ठीक है, वास्तविक समस्या जो है मेन जो वास्तविक रियल जो मतलब समस्या है, प्रॉब्लम है, और जांच और समाधान। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्यार्थी अच्छा तर्क देता है लेकिन तथ्य में छोटी गलती है शिक्षक को। ठीक है, तो वो होगा तर्क का की सराहना, शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है ये, तो शिक्षक को फिर तर्क की सराहना करते हुए तथ्य सुधारना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिडन करिकुलम से क्या आशय है, तो हिडन करिकुलम जो है उसका अर्थ बताना है, उसका अर्थ होता है अनौपचारिक रूप से सीखे जाने वाले मूल्य व व्यवहार। ठीक है, अनौपचारिक रूप से जो सीखे जाने वाले मूल्य हैं और व्यवहार हैं उनको हिडन करिकुलम जो है वो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में बच्चे को केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देना ही करिकुलम नहीं होता है, बच्चे को जो भी मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, रिस्पेक्ट करना बड़ों की, और भी जो भी मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं उनको हिडन करिकुलम जो है वो कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉक इलेक्शन का प्रमुख लाभ क्या है? तो मॉक इलेक्शन का जो प्रमुख लाभ है उसका लाभ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभवात्मक ज्ञान। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुभवात्मक ज्ञान जो है वो मॉक इलेक्शन का प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट है जाति, वर्ग या लिंग जैसे मुद्दों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए? तो इस समय संवेदनशील व प्रमाण आधारित चर्चा कराना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील एवं प्रमाण आधारित चर्चा करवाना जो है वो इस जैसे मुद्दों को पढ़ाते समय करना चाहिए। नेक्स्ट आता है भूगोल में जो ग्राफ डेटा पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो भूगोल में ग्राफ क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये डेटा क्यों पढ़ाए जाते हैं? इसलिए ताकि आंकड़ों की व्याख्या व विश्लेषण जो है वो सही ढंग से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेमेडियल टीचिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो कब उपयोगी होता है? तो ये उपयोगी होता है विशिष्ट सीखने की कठिनाई पहचानने पर। ठीक है, विशिष्ट सीखने की कठिनाई पहचानने पर जो है वो रेमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, पहले भी बहुत सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं हम, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी जरूर कर दें। नेक्स्ट आता है जो डिफरेंटिएटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका क्या अर्थ होता है? तो उनका अर्थ होता है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में विविधता लाना। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो शिक्षण में जो विविधता लाना जो है वो डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केवल व्याख्यान देकर प्रश्न ना पूछने वाला शिक्षण किसकी कमी दिखाता है? ठीक है, तो केवल व्याख्यान देकर जो है वो प्रश्न पूछने वाला जो शिक्षण है वो किसकी कमी दिखाता है? वो दिखाता है सक्रिय भागीदारिता की कमी। ठीक है, सहभागिता की कमी, सक्रिय सहभागिता की कमी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कला, साहित्य और स्थानीय संस्कृति को जोड़ना किसका उदाहरण है? तो ये जो है वो अंतर विषयी या एकीकृत शिक्षण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्रोत के लेखक और उद्देश्य पर प्रश्न करना कौन सा क्वेश्चन होता है? तो ये होता है स्रोत का आलोचनात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एंडेड प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? तो ओपन एंडेड खुले अंत वाले जो प्रश्न रहते हैं उनकी विशेषता होती है कि वे जो है वो एक से अधिक तर्क संगत उत्तर उनके हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक तर्क संगत उत्तरों वाले प्रश्नों को ओपन एंडेड प्रश्न जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मूल्य आधारित चर्चा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्य आधारित जो वैल्यू बेस्ड डिस्कशन है उसका क्या अर्थ होना चाहिए? तो उसका अर्थ होना चाहिए तर्क, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संवाद विकसित करना। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे होना चाहिए? तो डिजिटल संसाधनों का जो प्रभावी उपयोग है वो कैसे होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय स्रोतों की जांच के साथ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उपयोग जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ऐतिहासिक दावे का क्या करना चाहिए? तो ऑनलाइन ऐतिहासिक दावे का क्या करना चाहिए? उसका करना चाहिए अन्य विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापन। ठीक है, अन्य विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापन जो है वो अन्य ऑनलाइन ऐतिहासिक दावों से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न पूछने की संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न पूछने की संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिज्ञासा, तर्क और स्वतंत्र सोच जो है वो बढ़ती है फिर। ठीक है, प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप मान लो किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो अगर आपसे स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं तो फिर उनकी जिज्ञासा, उनका तर्क और उनकी स्वतंत्र सोच जो है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का सीटेट एसएसटी पेडागोगी की आदर्श कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं? उसकी आदर्श कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, प्रमाण देखते हैं और तर्क से निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, आदर्श विद्यार्थियों का ये काम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आज आपने 52 लगभग एमसीक्यूज जो हैं आज की क्लास में पढ़े हैं, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, प्रैक्टिस की है, बार बार इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए आप, इनको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप और फिर
एसएसटी के पेपर में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएँगे। फिर आप अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है कि इस तरह के सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागॉजी से रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करके पास हो सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को और शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी कमेंट करके आप बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए ऑनलाइन स्टडी विद सरोज के साथ। ठीक है?